हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, मेरे बारे में आप जानते हैं कि मेरा नाम सूरज डूंगरा कोटी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर 4 को। देखो, हमने अभी तक जो है इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ लिया। देखो, केमिकल काइनेटिक्स जो होता है, काइनेटिक्स मतलब होता है स्पीड, और केमिकल रिएक्शन की स्पीड को नापने के लिए हमने ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना था। पहले हमने ये पढ़ा था कि ये कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, जो कि 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 सेकंड में खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन कहते हैं, और इनका रेट मेजर कर पाना संभव नहीं है। दूसरे प्रकार की रिएक्शन अपने पढ़ी थी वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि इतना धीरे होती है कि इनको होने में लगभग कई सालों लग जाते हैं। तो इस स्पीड को भी नाप पाना जो है हमारी बस की बात नहीं है। फिर हमने पढ़ा था मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का एक टर्म डिफाइंड हुआ था, जिसको बोला था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। फिर हमने जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहला हम फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज किया, तब क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखो, ये जो लॉ है वैसे तो बहुत डिटेल में था 11th में। अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा। लोमा मैं आ गया, लोमा मैं आ गया, कौन सी फिल्म का है ये? ऋतिक रोशन की फिल्म का है, जादू मूवी का शायद, पर वो नहीं। आपने लोमा पढ़ रखा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपका इक्विलिब्रियम में था, पर यहां पर इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझेंगे तो इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, छोटी सी बात है, फिर रेट लॉ में पढ़ेंगे। देखो, जब आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए पढ़ा जा रहा था, उसमें सबसे पहला लॉ आया था जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। ये दिया था गुल्डबर्ग और बागे ने, दोनों गलत सलत लॉ देके भागे। तो गुल्डबर्ग और बागे ने ये लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कहता क्या है, ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास। अभी कॉन्सेंट्रेशन तो तुम्हें बता ही रखा है, कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तुमने वो पढ़ा था, मोलैरिटी वाला जो चीज बताई थी, कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वही बात कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस कंसेंट्रेशन, उसको एक्टिव मास भी कह सकते हैं, ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ईच रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, तो तुम्हें मैंने बताया था कि जो किसी केमिकल रिएक्शन को यूज करने के लिए, समझाने के लिए जिन मैथमेटिकल अंकों का यूज किया जाता है उनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 1, 3, 2, ये सब क्या होंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं, यही कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोड्यूस कंसंट्रेशन या एक्टिव मास के ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ईच रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आइए इस सवाल से समझते हैं। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लेट कर ली है। तो लेट एक इक्वेशन है ए बी बी और गिव्स प्रोडक्ट। ये क्या होगा सर, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी है। अब आपसे क्या कह रहा है, जो लोमा है वो किसके लिए बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिख दूंगा, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए टू दी पावर ए के बी टू दी पावर बी के। यही तो बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ईच रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसकी क्या कर दो, पावर लिख दो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको के बोलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल टू ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी। अब ये ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी आया, यानी कि जो एक्टिव मास आया उसकी कंसंट्रेशन के संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बस इतना ही कहता है, पर सर ये पढ़ा क्यों। देखो, हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं N2 प्लस 3H2, या सॉरी ये वाला लिख लो, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब अगर मेरे को इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर मैं लिख दूंगा R बराबर K H टू दी पावर 1 Cl टू दी पावर 1। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसका लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। जैसे अगर H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, और मैंने यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है इसका ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के H2 प्लस Br2 की पावर 1, और ये 1।
यानी कि मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जो H2 और Cl2 है वो आपस में रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं, ठीक है, बैलेंस लिखिए 2HCl। तो कह रहा है वो H2 पर भी डिपेंड करेगा और Cl2 पर भी डिपेंड करेगा। और रेट किसके, अगर H2 प्लस Br2 है तो वो H2 के ऊपर भी डिपेंड करेगा और Br2 के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और वो भी 1 1 से। अगर आप इसको डबल कर दोगे, मान लो इसको डबल कर दोगे, तो रेट क्या हो जाएगा, कह रहा है डबल हो जाएगा। अगर आपने Cl2 को डबल कर दिया तो यहां पर रेट क्या हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। यानी ये ऐसा कहना चाह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर आप जानते हो कि ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होगा। क्यों सर, कैसे पॉसिबल नहीं होगा? अगर मैं ये कह रहा था कि अगर रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आपने H2 को डबल किया तो यहां रेट डबल हो रहा था, Cl2 को डबल किया तो रेट डबल हो रहा था, यानी 4 गुना से बढ़ जा रहा था। तो क्या ऐसा हर बार होता होगा? क्या ऐसा पक्का है कि जितने से आप डबल करोगे उतने से डबल हो जाएगा? ऐसा नहीं था। इनसे जब पूछा गया ना कि बताओ ये आपने कैसे बताया, ये जो आपने सॉल्व करके लाए, क्या आपका इसके पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? सबूत मांगता है अपन, पर सबूत तो इनके पास था नहीं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। इन्होंने सिर्फ ये बोला, भैया हमारे सपने में आए थे हनुमान जी या कोई भी आए थे भगवान जी, उन्होंने मुझे बताया कि आप रेट को डबल करोगे तो डबल हो जाएगा, चौबल करोगे चौबल हो जाएगा, पर इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। तो जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, ये वाला सब रिएक्शनों में एप्लीकेबल भी नहीं हुआ। जैसे यहां पर तो चल रहा था कि H2 प्लस Cl2 तो ये 1 1 में कर रहा था, पर यहां पर मैंने 1 लिखा है, पर एक्चुअल में ये 1/2 पे था। तो यानी कोई नई चीज होगी, जो क्या कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा होगा, मतलब कोई नई चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला तो लॉ फेल हो गया। इसका ड्रॉबैक क्या था? पहली बात ड्रॉबैक क्या होती है, कमी होती है। तो पहला ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरेटिकल था। दूसरा वही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था। नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल रिएक्शन, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल रिएक्शन। कुछ कुछ रिएक्शन में लग रहा था, कुछ कुछ में नहीं लग रहा था, और तभी इस लॉ को जो है फेल कर दिया गया। फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को, ये फैक्टर को बताने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए ही एक नई चीज डिफाइन हुई, जिसका नाम था तुम्हारा क्या, रेट लॉ। क्या था? रेट लॉ। तो लोमा को मारो गोली, अब आएगा रेट लॉ। तो ये यही हेडिंग चलेगी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन में। पर यहां पे लोमा फेल हो गया, तो फिर क्या आया, रेट लॉ आया। अब आइए समझ लेते हैं रेट लॉ क्या होता है। जो काम लोमा ने बोला था सेम वैसा ही था, बट थोड़ा सा अलग था। क्या था सर? ये आपकी AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट वाली रिएक्शन थी, ठीक है। अब लोमा ने तो क्या बोला था कि H रेज टू पावर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन निकलेंगे। अब यहां पर जो डिफाइंड हुआ ये रेट लॉ था। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ होता है आपका यही सेम कांस्टेंट के, A की पावर X, B की पावर Y। सर ये X और Y क्या है? आपने ये स्टोइकोमेट्री क्यों हटा दी? तो आइए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो ये जो X और Y हैं, ये क्या है, जिसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये देखो, जो डब्बे में लिखा जाता है उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, जो डब्बे में लिखा जाता है उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, या एक्टिव मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। तो ये A की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये B की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब सर इसमें ये X क्या है, मेरे को वो बताओ। तो X बराबर आपका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ना X है ऑर्डर, X क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, या कंसंट्रेशन ऑफ A। Y क्या है? ये आपका है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ये क्या क्या चीजें पढ़ा दी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देखो जो रेट लॉ था, मैं एनसीईआरटी की एक बार लाइन पढ़ देता हूं। तो रेट लॉ क्या था? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था। किसको बताने के लिए आया था? रेट ऑफ, जो चेंज कर रहे थे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस पर। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ इन टर्म ऑफ, चाहे मोलर कंसंट्रेशन हो उसकी, ईच टर्म रेज टू द सम पावर, ईच रेज टू द सम पावर, जो कि जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। किसके बराबर? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं हो सकती। और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडिक्ट करते हैं, ये कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटली करते हैं, ठीक है। तो रेट का एक्सप्रेशन ये आएगा, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा? ऑर्डर। अब देखो, अगर तुम्हारा x बराबर A है और y बराबर B है, तो यहां पर जो रेट लॉ है
वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लोमा की तरह बिहेव करेगा। अगर आप ईच रेस टू पावर के बराबर ही है स्टोइचियोमेट्री के, तो यहां पे लोमा फॉलो होगा। पर x बराबर नॉट इक्वल टू ए है और y इक्वल टू नॉट बी है, इनमें से कोई एक भी कंडीशन है तो ये वाला एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती है, तो रेट लॉ डिफाइंड होता है। अब यहां पर क्या कह रहा है, जो ये x और y आया, ये क्या कह रहा है कि जो क्या चेंज होगा। देखो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मान लो यहां डबल कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है x यहां पे डबल हो रहा हो सकता है आधा हो गया क्वाड्रपल, तो यहां हो सकता है y क्या कहते हैं आपका 2 टाइम ही हुआ हो, मतलब y को आपने 4 बार किया पर यहां पर रेट 2 गुना ही आया हो। यानी कि ये x और y डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, आप किस तरह से चेंज कर रहे हो। ये लिख दूंगा नहीं, तो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। अरे एक चीज यहां पर जो है y बराबर b लिखना था, मैंने कैपिटल B लिख दिया स्टोइचियोमेट्री के बराबर। सवाल क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन 2NO plus Cl2 gives 2NOCl, यानी 2NO plus Cl2 2NOCl दे रहा है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल, यानी Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट बिकम्स 4 टाइम। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2। देखो आपसे कह रहा है आपने Cl2 को डबल किया, तो वैसे तो रेट डबल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आपने Cl2 को डबल किया तो रेट डबल होना चाहिए, बट यहां पर कह रहा है क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है। तो Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, अगर देखो लोमा इसमें फॉलो होता तो आप Cl2 के रेस्पेक्ट में तो भैया 1 लिख देते, पर जरूरी नहीं है वो 1 ही आएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखो इन तरह के सवालों करने के अभी बहुत सारे सवाल कराऊंगा, मेथड सीखो, आपको रटने पे नहीं मेथड पे जाना है। देखो इस तरह के सवालों करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले जो रिएक्शन लिखी है उसको लिख लो, 2NO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2NOCl गैस। ये लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अब लोमा लेट मत कर देना, सीधा क्या करोगे, रेट लॉ लेट करोगे। तो रेट लॉ को R बराबर K लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा NO की पावर X और Cl2 की पावर Y। अभी बताया था X क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A था, वैसे ही ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO हो जाएगा, और Y क्या हो जाएगा, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Cl2, और इसी के रेस्पेक्ट में तुम्हें ऑर्डर निकालना है। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारी 1 है। आपसे ये कह रहा है जब आपने क्लोरीन को डबल किया, क्या NO को डबल किया उसने, नहीं, NO के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। क्लोरीन को डबल किया तो रेट 4 टाइम हो गया, यानी इनिशियल रेट अगर R था तो फाइनल रेट कितना आ जाएगा सर, 4R। कैसे 4R किया, इनिशियल रेट R था, आपसे बोल रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डबल रेट बिकम्स 4 टाइम, यानी R से कितना पहुंच गया, 4R। क्या रेट कांस्टेंट में कोई चेंज बताया, नहीं बताया सर, रेट कांस्टेंट में भी तो कोई चेंज नहीं बताया, सिर्फ Cl2 को डबल किया तो रेट कांस्टेंट भी सेम रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा NO की पावर X और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 Cl2 की पावर Y। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखो कभी ऐसे कुछ लिखा हो, ये मिटा देता हूं इधर पर, ऐसा कुछ लिखा हो 2 Cl2 की पावर Y लिखा हो, इसको ओपन करके 2 की पावर Y और Cl2 की पावर Y लिख सकते हैं, यानी इसको मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूं। अब मेरे पास क्या तरीका है, मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, या जिसको क्या कहते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 करना है वो भी कर सकता है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, जो सेम चीज है वो काट दो, R से R मर गया, K से K मर गया, NO की पावर X से NO की पावर X कट गया। अब ये ऊपर क्या है, देखो ये तुम्हारा Cl2 की पावर Y है, और ये क्या होगा 2 की पावर Y और Cl2 की पावर Y होगा। अब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखो Cl2 की पावर Y से Cl2 की पावर Y कट गया, तो 1/2 की पावर Y बचेगा। क्यों, क्योंकि ये तो ओपन करके लिखोगे ना, तो यहां पर देखो ये 1/4 हो गया। ये तुम्हारा क्या होगा, x तो कट चुका है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो हाँ वो x से हटा दो, ये हो गया 1/2 की पावर y, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 1/2 की पावर y हुआ, तो इसको मैं देखो बेस सेम करना होता तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2। सर ऐसा क्यों लिखा, a की पावर को डबल भी कर दो तो एक ही आएगा, और 2 की पावर को डबल करोगे तो 4 आ जाएगा। सर ये सही है, ये 1/2 की पावर y हो जाएगा। यहां से y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, आंसर भी आपका 2 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो अगर आपने क्या किया, कंसंट्रेशन डबल करी थी, नहीं देखो कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट 4 टाइम हो गया,
तो जरूरी नहीं है कि डबल करोगे तो डबल ही होगा, आपके सामने प्रूफ है, आपने डबल किया तो क्या कहते हैं डबल करता है कि उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। यहां पर y बराबर 2 आया और y किसकी वैल्यू थी सर, एक्सप्रेशन में, इनिशियल एक्सप्रेशन में Cl2 की वैल्यू थी, तो Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया सर, 2 आ गया। ये एक सवाल है। अगला सवाल देखो, इफ द रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि आपको रेट लॉ दे रखा है, रेट बराबर क्या दिया है, के ए की पावर एम बी की पावर एन, ऑप्शन क्या, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछता, द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बनी ओवरऑल पूछा है, फिर कह रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन, नहीं, अगेन गलत, क्योंकि अगर वो सिर्फ बी के रेस्पेक्ट में पूछता तो एन होता, पर उसने ओवरऑल को पूछा है। एम प्लस एन बराबर एक्स प्लस वाई होता है, यहां पर एक्स की वैल्यू एम दे रखी है और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है सर, एन दे रखी है। एक सवाल है जिसमें आपको कह रहा है रेट एक्सप्रेशन डीसी बाई डीटी, यहां सी की बात नहीं कर रहा है, यहां कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो डीसी बाई डीटी आपसे ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जो एक्स प्लस वाई होता है इसको ऐड कर देते हैं, तो 3/2 प्लस 3/2 ये हो जाएगा 6, पता नहीं दिक्कत क्या आ रही है, लास्ट में जो है थोड़ी आवाज ना बीच में हट जा रही है किसी के सवाल में। तो पिछले वाले आंसर को आपने कुछ नहीं करना था, 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक सवाल के बाद वीडियो को पॉज कर दूंगा, फिर दोबारा अगली वीडियो को अगले सवाल का करूंगा। मुझे लग रहा है लगातार बनने से क्या हो रहा है ना, वीडियो बीच में कुछ गड़बड़ हो जा रही है, कोई नहीं, उसके ऊपर भी देख लेंगे, पता नहीं फोन में कुछ गड़बड़ है क्या है, नया फोन लेके भी यही दुख है। अब देखो, रेट ऑफ फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, आपको कह रहा है 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, कह रहा है डबलिंग द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, आपको रेट लॉ निकालना है। पहली बात तो रेट लॉ निकालना है, तो मुझे रेट लॉ अज्यूम करना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। मैंने क्या करा, लेट इस रिएक्शन का रेट लॉ मान लिया, R बराबर के a टू दी पावर x b टू दी पावर y, क्योंकि आपको ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, ठीक है, रेट लॉ से। आपको कह रहा है कि आपने जब इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट को डबल कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, आपने जब दोनों को डबल किया, यानी कि के तो के के बारे में बताया नहीं, ए को डबल कर दिया और बी को डबल कर दिया, ठीक है, तो आपसे कह रहा है जो रेट है वो कितने टाइम से बढ़ा, 8 टाइम से, यानी इनिशियल अगर आर माना है तो फाइनल 8R हो जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या कहा मैंने, इनिशियल R माना है तो फाइनल 8R हो जाएगा, क्योंकि बाय अ फैक्टर ऑफ 8 लिखा है। तो बस अब 2 डिवाइडेड बाई 1 करो या 1 डिवाइडेड 2 करो, मान लो मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। अब क्या होगा, R अपॉन 8R इज इक्वल टू के, ये के a टू दी पावर x b टू दी पावर y, और यहां पर क्या हो जाएगा 2a टू दी पावर x और 2b टू दी पावर y। अभी बताया था अगर 2a की पावर x हो या किसी की पावर ऐसे में लिखा हो तो ये 2 की पावर x और a की पावर x बनता है, तो वही करना है। r से r मर गया, k से k मर गया, a की पावर x से a की पावर x कटेगा, b की पावर y से b की पावर y कटेगा, ये 1/8 आएगा, ये 1/2 की पावर x होगा और ये 1/2 की पावर y होगा। मैथ में एक रूल होता है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 1/2 ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1/2, इसको भी बेस सेम करना है तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, पर हमारे को अभी x और y का अलग अलग रिलेशन चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, ये तो x प्लस वाई की आई है। अब एक a के रेस्पेक्ट में इस वाले सवाल में 1 दे रखा है, तो 1 प्लस 2 3 होता है, तो ये वाला आंसर भी हो सकता है। 2 प्लस 1 3 होता है, ये वाला भी आंसर हो सकता है। ये तो काट ही दो, क्योंकि 1 प्लस 1 तो 2 ही होता है, पर x प्लस वाई की वैल्यू तो 3 आई है, तो ये गलत। ये वाला 4 होता है तो ये गलत, क्योंकि 2 और 2 को ऐड करोगे 4, ये 2 ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अब तुक्का मारने का तरीका आ गया सर, पर तुक्का नहीं मारेंगे, जब हमें आता है सवाल तो आगे करेंगे। आगे क्या है, अगले टाइम में क्या लिखा है, एंड डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी अलोन, सिर्फ बी को डबल किया, ए को कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, तो कह रहा है डबल हो जाता है रेट।
ठीक है, डबल हो जाता है, यानी कि डबल रेट जब हो रहा है, जब आपने सिर्फ बी को डबल किया, तो ये वाली इक्वेशन तो पहले से चल रही थी 2a प्लस बी, ये वाला पहला एक्सपेरिमेंट था, इसको हटा दिया, ये जो चल रहा था, इसके लिए हमने रेट लॉ क्या माना था, आर बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। जब दो इक्वेशन बने ना आपकी, एक और इक्वेशन बन रही है उसके बाद, तो ये वाली तो कांस्टेंट रहेगी जो पहले मान रखा है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, आपने कह रहा बी को डबल किया, यानी सिर्फ बी को डबल किया, ए को रहने दिया, यानी ए को एज इट इज रहने दिया, तो ये के तो ऐसे रहेगा क्योंकि रेट के बारे में बताया नहीं है। और यहां पर कितना हो जाएगा, कितने से बढ़ रहा है, रेट 2 टाइम्स से बढ़ रहा है, तो ये 2r है, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई थर्ड कर दो, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं क्योंकि फिर बार बार इतना क्या करना है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये b की पावर y से b की पावर y कट जाएगा, तो ये 1/2 की पावर y आ जाएगा, और ये तुम्हारा 1/2 की पावर 1 लिख दूंगा तो भी यही रहेगा। अगर 1 की पावर 1 लिखो तो 1 ही रहता है, 2 की पावर 1 लिखोगे तो 2 1 2 आता है, तो यहां पर से y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 3 आई थी और y की वैल्यू 1 आई है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हमने जो माना था पहले r बराबर के a की पावर x और b की पावर y माना था, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा, r बराबर के a की x की वैल्यू कितनी है, ये 2, और b की पावर कितनी है, ये 1, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ये वाला, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला ये वाला सवाल सॉल्व करके देखो इसी तरीके से। देखो आज का लास्ट सवाल, फिर उसके बाद अगला टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएक्शन दी है, कह रहा है इट वाज फाउंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम, तो पहले इसका रेट लॉ मानना पड़ेगा, लेट आर बराबर के ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई, ये मान लिया। आपसे कह रहा है कि इट वाज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम, यानी कि ये आर से 4r हो जाता है जब आपने सिर्फ ए को डबल किया, बट रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड इफ द बी इज डबल्ड। पहले सिर्फ ए को डबल किया है, बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ए को डबल किया है, तो ये 2a की पावर x होगा और b की पावर y एज इट इज रहेगा, क्योंकि b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये 1 इक्वेशन हो गई, ये 2 हो गई। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, कुछ भी कर सकते हो, मैं सॉल्व इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं ताकि मेरा ये फटाफट दोबारा इक्वेशन ना लिखनी पड़े। r से r कैंसिल, b की पावर y से b की पावर y कैंसिल, a की पावर x से a की पावर x कैंसिल, k से k कैंसिल, ये 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, तो यहां से x बराबर 2, तो कहीं पर x बराबर 2, r बराबर k स्क्वायर a स्क्वायर, ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ a की पावर 1 है पर x की वैल्यू तो 2 आई है, तो a की पावर 2 तो होना लाजमी है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना, ये भी हो सकता है, ये 2 लिखा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब ये वाला भी हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं, इसका मतलब मुझे b निकालना ही पड़ेगा। b निकालने के लिए क्या करूंगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट, फिर से वही इक्वेशन, ये वाली तो एज इट इज चलेगी के a की पावर x और b की पावर y। अब कह रहा है आपने बट द रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड, आर ही रहा जब आपने सिर्फ b को डबल किया, यानी a को एज इट इज रहने दिया, और b को डबल कर दिया। अब क्या होगा, a की पावर x से a की पावर x, k से k, r से r कैंसिल आउट, अब b की पावर y से b की पावर y कैंसिल आउट, तो ये 1/1 बचेगा, और ये वाला क्या होगा 1/2 की पावर y। सर ये तो बेस ही सेम नहीं है, क्या करूं, किसी की पावर 1 होता है, चाहे 1 की पावर 0 लिखो तो भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 लिखो तो भी 1 आएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या सर, 1/2 की पावर 0, मुझे बेस सेम करने से मतलब है, तो 1/1 को 1/2 की पावर 0 लिख लूं, 1 ही तो आएगा, 1/1 भी 1 होता है, 1/2 की पावर 0 भी 1 ही होता है, और ये वाला क्या है 1/2 की पावर y, तो y किसके बराबर आ गया 0, यानी जो तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा r बराबर के a की पावर 2 b की पावर 0, यानी b की पावर 0 1 होता है। कोई ऐसा ऑप्शन है सर, b ऑप्शन है। तो बाकी के सवाल फिर रिकॉर्ड किए जाएंगे, ड्यूरेशन लंबी हो जाती है।